अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन देखा था लास्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है। इसमें डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट प्रोसेसेस आते हैं जो कि अब अगर हम इसमें देखें कंटेंट में कौन कौन से हैं। ग्लाइकोलाइसिस है, उसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। ठीक है। और आगे फर्दर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है। ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो हम देखेंगे। इसके मेटाबॉलिज्म में डिफरेंट रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसका। आपकी जो बुक है फाइक अहमद की, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म, हम यहाँ से पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10 होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसके हम देखें तो क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में आए हुए हैं। डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस, गिव एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक एंड एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जो भी इसके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी इसके प्रोसेसेस होते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद इसकी ना दो टाइप्स होती हैं। एक होती है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और एक होती है एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। तो इन दोनों के एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी इधर से ही आया हुआ है। ये मैं आपको करवाऊंगी आज के लेक्चर में। उसके बाद हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म्ड इन एरोबिक एंड एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। अब ये भी हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ एटीपीज जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक में और एनएरोबिक में। ठीक है। ये भी क्वेश्चन इधर से आया हुआ है पेपर में, एक बॉक्स बना होगा, ये हम वहां से करेंगे। उसके बाद क्या है, रेस्पिरेटरी चेंज जो होती है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। उसकी ऑर्गेनाइजेशनल, उसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, ये पूरा प्रोसेस हम देखेंगे, ये भी पेपर में आया हुआ है। उसके बाद लास्ट पे क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस, ये पूरा प्रोसेस क्या है, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो ये चार क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए हैं, लेकिन हम पूरा चैप्टर ही आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। आज हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है। इसकी डेफिनेशन और इसके आगे स्टेप्स कौन कौन से हैं, ये हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, तो जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे जो इसका बेसिक आता है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस जो है इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस है। उसके बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है। ये हम देखेंगे। उसके बाद क्रेब्स साइकिल आपने पढ़ा होगा पहले ही, ये भी दोबारा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसके बाद क्या है ग्लाइकोजेनेसिस और हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, ये भी आपके कंटेंट में इंक्लूड है। और लास्ट पे क्या है, कोरी साइकिल। ठीक है। कोरिस लैक्टिक एसिड साइकिल। तो ये हमारे पास 6 से 7 स्टेप्स हैं, जो सॉरी 6 से 7 प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जिनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। ठीक है। इसका दूसरा नाम आपने लाजमी याद करना है, हर प्रोसेस के दो दो नाम यहाँ पे मेंशन है। जो ग्लाइकोलाइसिस है उसका दूसरा नाम क्या है, एम्डन मेयरहोफ पाथवे। ठीक है। ये एक साइंटिस्ट था, इसके नाम से इसका जो ग्लाइकोलाइसिस का नाम है एम्डन मेयरहोफ पाथवे। ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है, जहाँ पे वर्ड आ जाए लाइसिस उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं ग्लूकोज की या ग्लाइकोजन की। जब इनकी ब्रेकडाउन होती है तो क्या बनता है, पायरोवेट और लैक्टेट बनता है। ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन इनटू द पायरोवेट और लैक्टेट। ठीक है। ये आगे हम देखेंगे इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से इंजाइम्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं टू इन द कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट और लैक्टेट। ठीक है। उसके बाद ये क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब इसमें जो है वो लाइसिस होती है, ब्रेकडाउन होती है। उसके बाद क्या है कि इसमें एनर्जी और एटीपी प्रोड्यूस होती है। जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके बाद एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का, ये कहाँ पे होता है, इट अकर्स इन द साइटोसोल। ठीक है। ये सेल का एक पार्ट है जो आपने पढ़ा होगा। तो ये साइटोसोल में जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का वो अकर होता है। उसके बाद इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है, एटीपी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी, उसके बाद NADH2। ठीक है। और लास्ट पे क्या है, पायरोवेट। तो ये तीन चीजें जो हैं वो इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती हैं।
आगे हम देखें तो इसकी सिग्निफिकेंस जस्ट आपने रीड करनी है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ग्लाइकोलाइसिस की। सबसे मेजर जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो यही है कि इसमें इसके लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसमें, ठीक है। और जो एनर्जी है वो आपको पता है मेजर सोर्स होता है, हमें हम जो भी वर्क परफॉर्म करते हैं स्पेशली हमारा जो ब्रेन है उसको एटीपी चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने के लिए। तो ये जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ब्रेन इसी को यूटिलाइज करता है, ठीक है, जो यहाँ से प्रोड्यूस होती है। उसके बाद क्या है, इट इज द मेन पाथवे फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर हेक्सोजीज, ठीक है। हेक्सोज हमने देखा था जिसमें 6 कार्बन होती हैं जैसे कि फ्रुक्टोज हैं और ग्लैक्टोज है। तो इनके मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल होता है ग्लाइकोलाइसिस का, मतलब ये भी इसके अंदर एक मेजर पाथवे होता है जो कि आगे फर्दर प्रोसीड करता है इनके मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में इसका मेजर रोल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट प्रोड्यूसेस पायरुवेट। हमने देखा कि इसमें एक तो एटीपी बनती है, उसके अलावा इसमें NADH2 बनते हैं और पायरुवेट बनते हैं, ठीक है। अब जो पायरुवेट है इसका भी इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पायरुवेट से आगे हम देखेंगे फर्दर न्यू साइकिल जो है वो स्टार्ट होते हैं जिसमें क्रेब्स साइकिल है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल जो है वो पायरुवेट से स्टार्ट होता है और आगे फर्दर डिफरेंट रिएक्शंस जो है वो अक्कर होते हैं और उसके आगे फर्दर एंड प्रोडक्ट बनती है। तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अच्छा, आगे हम देखें तो इसकी टाइप्स मैंने आपको बताया, 2 टाइप्स होती हैं ग्लाइकोलाइसिस की। एक होती है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और एक होती है एनएरोबिक, ठीक है। एरोबिक का मतलब आपको पता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसी ग्लाइकोलाइसिस या ऐसे रिएक्शंस जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, ठीक है। उसके बाद एंड प्रोडक्ट क्या बनती है, इसमें पायरुवेट बनता है, ठीक है। जो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है उसमें पायरुवेट बनता है और जो एनारोबिक है उसमें लैक्टेट बनता है। ये आपने एमसीक्यू याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जब ये ग्लाइकोलाइसिस होती है तो NADH2 प्रोड्यूस दोनों में होता है, ठीक है। एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में भी होता है NADH2, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है उसमें जो NADH2 है ना वो हमें 3 ATP प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो NADH2 है वो इन द एब्सेंस सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें 3 ATPs प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एनारोबिक है उसमें क्या होता है कि जो NADH2 है वो हमें एटीपी प्रोड्यूस नहीं करते, वो हमें नहीं प्रोवाइड करते, बल्कि वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो NADH2 है वो क्या करता है, पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि जो इसमें था एरोबिक में वो एटीपी प्रोडक्शन हो रही थी NADH2 से, लेकिन इसमें जो NADH2 है वो क्या करता है, पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ठीक है। ये इसमें मेजर डिफरेंस है। उसके बाद अब इसमें कितनी एटीपीज प्रोड्यूस होती हैं, टोटल एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और जो एनारोबिक है उसमें 2 ATPs प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। ये इसका डिफरेंस है। आगे जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक एंड एनारोबिक। तो ये यहीं से आया हुआ है। एरोबिक में 8 ATPs हैं और जो एनारोबिक है उसमें 2 ATPs हैं, ठीक है। जस्ट ये 2 से 3 लाइंस का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका पूरा जो प्रोसेस है। पहले हम यहाँ से देखते हैं इसका जो ये डायग्राम बनी हुई है, फ्लो चार्ट बना हुआ है। उसके बाद आगे जो इसकी थ्योरी है वो आप जब आपको इसकी समझ आ जाएगी तो आप उसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, या तो ग्लाइकोजन और या फिर ग्लूकोज, ये किस में कन्वर्ट होता है, इसकी ब्रेकडाउन किस में होती है, पायरुवेट में और लैक्टेट में, ठीक है। तो अब इसमें इसकी कन्वर्जन में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस आपको नजर आ रहे हैं जो कि अक्कर होते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो इसमें रिएक्शन होता है वो क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ठीक है। ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है हमारे पास जो कि कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम। अब इसमें कौन सा इंजाइम यूज होता है, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, इस इंजाइम की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इसमें जो फॉस्फेट है ना वो ऐड हुआ है, मतलब ग्लूकोज में फॉस्फेट ऐड हुआ है। अब जो फॉस्फेट है वो कहाँ से आया है, वो एटीपी से फॉस्फेट हमें मिला है, मतलब एडिनिन ट्राई फास्फेट, ट्राई मीन 3 फॉस्फेट, ठीक है। अब इसमें से एक फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज के साथ अटैच होके क्या बन गया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, डाई फास्फेट, ठीक है। मतलब एडीपी, जो एडीपी पे कन्वर्जन हो जाएगी एटीपी की, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि इसमें इस प्रोसेस में एटीपी यूज हो रही है।
ठीक है। इसके अलावा आपने ये भी डिफरेंस रखना है कि एटीपी प्रोड्यूस कहाँ पे हो रही है और एटीपी यूज कहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी यूज हो रही है, मतलब कि एक फॉस्फेट जो है वो हमें चाहिए था तो वो हमें एटीपी से मिला है, और वो फॉस्फेट जो है वो कहाँ पे ऐड हुआ है, ग्लूकोज के साथ, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक और इंजाइम एक्ट करता है, ग्लूकोहेक्सोस आइसोमरेज। ठीक है। आइसोमरेज हमने पढ़ा था कि आइसोमर्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन इनमें अरेंजमेंट जो है एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, वो डिफरेंट होती है। ठीक है। जैसे अब ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है वो भी 6 कार्बन शुगर है, और जो फ्रुक्टोज है वो भी 6 कार्बन शुगर है। ठीक है। लेकिन अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो इसमें क्या है, अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट है तो ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या है, आइसोमरेज जो है एंजाइम वो यूज होता है। ठीक है। उसके बाद अब जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है वो फर्दर इसमें रिएक्शन होगा, फर्दर इंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ठीक है। ये इंजाइम जब एक्ट करेगा तो इस पे अब ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी आप देखें तो एक और फास्फेट ऐड हुआ है। पहले इसमें क्या था, 6 पोजीशन पे फास्फेट था। ठीक है। जो कि हमें कहाँ से मिला था, एटीपी से मिला था। अच्छा, उसके अलावा अब ये जो इसमें हमें एक और फॉस्फेट ऐड हुआ है इसमें, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, तो वो भी हमें कहाँ से मिल रहा है, वो एटीपी से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। एटीपी से एक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा और बाकी क्या बन जाएगा, ये एडीपी बन जाएगा। ठीक है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है। तो ये फ्रुक्टोज 1,6, मतलब कि एक 1 पे है और एक 6 पे है फास्फेट, दो फास्फेट इसमें ऐड हो गए हैं, एक पहले से था और एक यहाँ से रिलीज हुआ है फॉस्फेट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या मालिक्यूल बन गया हमारे पास, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब इसके ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करेगा, एल्डोलेज। एल्डोलेज जो है वो क्या करता है, इसको जैसे अब ये हमारे पास क्या थी, फ्रुक्टोज 6 कार्बन शुगर थी। ठीक है। 6 कार्बन शुगर थी, अब ये जो एल्डोलेज है वो क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को तीन तीन के दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, मतलब 3 कार्बन का एक ये मॉलिक्यूल बन जाएगा और 3 कार्बन का एक ये बन जाएगा। ठीक है। थ्री थ्री कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स को में इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट की। ठीक है। अब इसमें एक क्या है, ये DHAP, ये क्या होता है, डाई हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे, सॉरी, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया 3 कार्बन का, और दूसरा क्या है, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये भी 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। अब ये दोनों क्या है, आपस में आइसोमर्स हैं। ठीक है। मतलब ये भी 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का, जस्ट इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट डिफर कर रही है। ठीक है। और आगे हम देखें तो अब ये जो हमारे पास यहाँ पे एक बताया हुआ है ना कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो आगे कैसे चलता है, या यहाँ पे जस्ट एक मेंशन बताया किया हुआ है, लेकिन जो हमारे पास ये जो है ना, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसी के भी आगे सेम सेम वही प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है। तो ये जिस तरह इसके जो दो एरो का मतलब होता है कि ये दोनों प्रोसेसेस आगे चल रहे होते हैं। ठीक है। ये भी चल रहा होता है और ये भी चल रहा होता है। अच्छा, अब आगे इसको हम देखें तो 3 फास्फोग्लिसल्डिहाइड से आगे फर्दर कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा और कौन सा इंजाइम एक्ट करेगा, डीहाइड्रोजिनेस इंजाइम जो है वो इसके ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है। इस मॉलिक्यूल के ऊपर वो इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है। बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड में जब ये कन्वर्ट होगा तो अब आप ये देख रहे होंगे इसमें जस्ट क्या था, 3 फास्फोग्लिसल्डिहाइड था। ठीक है। इसमें एक और फास्फेट ऐड हुआ है, तो इसी का मतलब यहाँ पे बाई का वर्ड जब यूज हो तो मतलब कि दो हैं। ठीक है। दो फास्फेट हैं। अब एक फास्फेट कहाँ से आया है, इसमें ये जो फास्फेट है वो आता है H3PO4 से। ठीक है। H3PO4 एक मॉलिक्यूल है, इसमें से एक फास्फेट हमें मिल जाएगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल बना देगा। उसके बाद यहाँ से जो H2 है ना, H2, वो ये किसके के पास जाएंगे, H2NAD के पास जाएंगे। ठीक है। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है NAD, इसके पास जब H2 आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 में। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो एक NADH2 है वो 3 ATP प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो रही है, एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है, एटीपी बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ये आपने स्टेप याद रखना है कि किस स्टेप पे एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो हमारे पास 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से जब बनता है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड, इस स्टेप में जो है वो एटीपी प्रोड्यूस होती है। वो कैसे होती है कि इसमें जो NAD मॉलिक्यूल प्रेजेंट था सेल के अंदर, वो जो NAD है वो H2 ले लेगा इससे, H3PO4 से, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, NADH2 में। ठीक है। अब जो NADH2 है वो 3 ATP हमें प्रोड्यूस करके दे देगा। ठीक है। तो एक ये स्टेप होता है इंपॉर्टेंट।
आगे हम देखें तो क्या है कि अब ये मॉलिक्यूल आगे फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एक और मॉलिक्यूल में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है ना एक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है। अब आप देखें इसमें क्या था, 1 3 था। ठीक है, मतलब कि दो जगह पे फास्फोरस अटैच था। अब इसमें से जो 1 वाला था वो रिलीज हो गया है। ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, वो एडीपी के साथ अटैच हो जाएगा। मतलब कि जब एडीपी के साथ एक और फॉस्फेट मिलेगा तो क्या बन जाएगी, वो एटीपी बन जाएगी। ठीक है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है। पहले हमने देखा कि एटीपी यूज हो रही थी, अब यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो जब इसमें से एक फॉस्फेट निकल जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल जो है आगे फर्दर एक और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम म्यूटेज। ठीक है, फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, म्यूटेज का मतलब क्या कि इसने म्यूटेशन कर दिया, मतलब इसने ना मॉलिक्यूल्स वही मॉलिक्यूल सेम है, जस्ट इसने जो फास्फोरस की पोजीशन थी वो चेंज कर दी है। पहले 3 पोजीशन पे था, अब ये 2 पोजीशन पे फास्फोरस आ गया है। ठीक है, मतलब म्यूटेज जो एंजाइम है वो क्या कर रहा है, इन दोनों की म्यूटेशन कर रहे हैं। दोनों मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें जो फास्फोरस की पोजीशन है उसको अल्टर कर रहा है। ठीक है, उसकी म्यूटेट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद अब ये जो इससे आगे फर्दर क्या स्टेप होगा, 2 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड से आगे बनेगा फास्फोइनोल पायरोवेट। ठीक है, फास्फोइनोल पायरोवेट जब बनता है तो इसमें एक तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और दूसरा एक एंजाइम एक्ट करता है, इनोलेज। ठीक है, ठीक, उसके अलावा क्या है, अब फास्फो इनोल पायरोवेट से फर्दर क्या बनेगा आगे, इनोल पायरोवेट। ठीक है, मतलब इसमें जो फास्फोरस था वो निकल गया। ठीक है, फास्फोरस जब निकल गया तो बाकी क्या रह जाएगा, इनोल पायरोवेट। अब जो फास्फोरस है वो कहाँ पे जाएगा, वो एटीपी के पास जाएगा और वो उसको कन्वर्ट कर देगा एटीपी के अंदर। मतलब यहाँ पे भी एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास इनोल पायरोवेट बना था, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये मतलब कि ज्यादा देर तक इसमें नहीं रह सकता, इस मॉलिक्यूल जो है वो ये स्टे नहीं कर सकता। तो आगे इसमें फर्दर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि एंड प्रोडक्ट होती है ग्लाइकोलाइसिस की। अब जो पायरोवेट है वो फर्दर इसके ऊपर एक और इंजाइम एक्ट करेगा, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है कि H2 रिलीज करता है। ठीक है, H2 डी मतलब कि रिमूव करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना। जब इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है पायरोवेट में से तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टेट में। ठीक है, तो ये हमारे पास दो जो थे इसके एंड प्रोडक्ट थे, पायरोवेट और लैक्टेट। अगर इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो पायरोवेट है, अगर इसमें से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिमूव हो गए हैं बाय द हेल्प ऑफ पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था एक पूरा प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का। इसमें मैंने आपको बताया दो टाइप्स की होती है, एक होती है एरोबिक और एक होती है एनारोबिक। ठीक है, अब एरोबिक में क्या था और एनारोबिक में क्या था, ये मैंने आपको बताया कि जो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है उसमें जो NADH2 है उससे मॉलिक्यूल बनते हैं एटीपी के। ठीक है, NADH2 जो है वो 3 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो एनारोबिक है उसमें क्या है कि जो NADH2 है वो क्या करता है, पायरोवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इसमें मेजर डिफरेंस होता है। ये हमारा पूरा साइकिल था। आगे हम देखें इसकी थ्योरी, तो इसमें वही रिएक्शंस लिखे हुए हैं जो हमने पढ़ लिए। बस इसमें स्टेप बाय स्टेप आपने लिखना है। पहले आपने हेडिंग देनी है एक रिएक्शन की, एक स्टेप की, उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, इंजाइम के नाम लिखने हैं, एटीपी जो प्रोड्यूस होती है यूटिलाइज होती है वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने सेकंड स्टेप जो सेकंड रिएक्शन का नाम लिखना है, उसमें जो भी एटीपी यूज होती है कितनी होती हैं और कौन कौन से मॉलिक्यूल सॉरी इंजाइम्स यूज होते हैं वो लिख देने हैं। तो ये सारी थ्योरी वही सेम है जो हमने इसमें साइकिल में पढ़ ली है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा पूरा प्रोसेस था ग्लाइकोलाइसिस का। आगे हम देखें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे इसमें एटीपी की कैलकुलेशन है। मतलब कि जो एटीपी है वो कितनी प्रोड्यूस होती हैं एरोबिक में और कितनी होती हैं एनारोबिक में। तो यहाँ से हम देखें एरोबिक में क्या था ग्लाइकोलाइसिस में, कि 2 NADH2 प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, 2 NADH2 जो है वो कैसे बनते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे 3 3 कार्बन के, एक DHAP और एक था 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो इस स्टेप से हमारे पास एक ये बन रहा है NADH2 बन रहा है। ठीक है, और इससे 3 ATP बन रहे हैं। इसी तरह जब सेम ये स्टेप होगा ना तो उससे भी क्या बनेंगे, एक NADH2 बनेगा और एक NADH2 से आगे 3 ATPs बनेंगे। ठीक है, तो इससे 6 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 इसके और 3 इसके। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो 6 ATP यहाँ से प्रोड्यूस हो गए। आगे हम देखें तो कितने कितने बन रहे हैं। अच्छा, ये 2 NADH2 जो है वो हमें देंगे 6 ATP। ठीक है,
बाकी हमने देखे जो एटीपी नीचे वाले प्रोसेस में यूटिलाइज, सॉरी ऊपर में जो यूटिलाइज हो रहे थे वो भी हमने देखे कितने वहां पे यूज हो रहे हैं और कितने जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो टोटल हम कैलकुलेशन करें तो कितने एटीपीज बनते हैं इसमें, 8 एटीपीज जो है वो हमें मिलते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, उसके बाद आगे हम देखें तो जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है उसमें मैंने आपको बताया कि जो NADH2 है वो एटीपी प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसमें से हम वो निकाल देंगे 6, तो बाकी कितने रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एनारोबिक में डिफरेंट होती हैं एटीपीज प्रोड्यूस, और एरोबिक में डिफरेंट एटीपीज की प्रोडक्शन होती है। अब यहाँ पर टेबल बना हुआ है ये वाला, ये आपने करना है, ये इंपॉर्टेंट है। एरोबिक में क्या थे कि जो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं ग्लूकोज से वो 10 होते हैं, और ग्लाइकोजन से भी। अच्छा, ये मैंने आपको बताना भूल गई, ये हमने पढ़ा ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज से कैसे आगे पायरुवेट और लैक्टेट बनते हैं। अब ग्लाइकोजन में जो है वो सेम वही प्रोसेस है, जस्ट इसमें एक जो पहला स्टेप है वो थोड़ा ऐड हो जाता है इसमें। जो ग्लाइकोजन है पहले वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1 फास्फेट में, ठीक है। अब ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है वो आगे कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ठीक है। तो आगे सेम वही प्रोसेस चलता है और एंड पे लैक्टेट और पायरुवेट बन जाता है, ठीक है। तो इसमें आप ये देखें, इसमें जो एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हो रही थी ग्लूकोज वाले रिएक्शन में, वो इसमें अब नहीं यूटिलाइज हो रही, ठीक है। तो इसमें से हम एक माइनस कर देंगे, मतलब इसमें जो एक एटीपी हमें उसमें यूटिलाइज हो रही थी वो इसमें नहीं होती, तो इसमें हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। बाकी इसमें वही एटीपीज बन रहे हैं, वही इसमें जो NADH2 है प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जस्ट आपने टेबल करना है कि कितने कितने एनारोबिक में बनते हैं और कितने एरोबिक में बनते हैं, ठीक है। ये नेट गेन आपने लिखना है, ग्लूकोज का अलग है और ग्लाइकोजन का अलग है। ग्लाइकोजन का एक जो है वो ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें एक यूटिलाइज नहीं हो रहा ऊपर, ठीक है, तो इसलिए इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे इसका पूरा प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का। आगे हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था क्रेब्स साइकिल का, जिसका दूसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं इसका इसी बुक से, क्रेब्स साइकिल ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, इससे पहले ये जस्ट आपने रीड करना है पायरोवेट के जो फेट्स होते हैं ना, मतलब जो आगे पायरोवेट यहाँ से बना है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से जो एंड प्रोडक्ट बनी है पायरोवेट, अब ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है। जो पायरोवेट है वो या तो वो एंटर हो जाएगा क्रेब साइकिल में, ठीक है, क्योंकि क्रेब साइकिल का पहला जो मॉलिक्यूल है वो होता ही पायरोवेट है। तो एक इसका ये प्रोसेस होता है पायरोवेट का, ये आगे आपने रीड करना है जस्ट। उसके बाद क्या है पायरोवेट, इससे आगे फर्दर एक और स्टेप होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, या तो ये इस स्टेप में एंटर हो जाएगा, इस प्रोसेस में एंटर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड के काम में यूज होता है पायरुवेट फॉर्म्स मैलिक एसिड, ठीक है। अब ये भी एक एसिड की फॉर्म है मैलिक एसिड, जब इसकी फॉर्मेशन होती है तो उसमें भी पायरुवेट चाहिए होता है, ठीक है, तो इसमें भी इसकी यूटिलाइजेशन होती है। आगे देखें तो क्या है पायरुवेट फॉर्म्स लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि जो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म है, जो सॉरी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है, उसमें जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, ठीक है। तो इसमें भी इसका रोल होता है। आगे इसमें क्या है पायरुवेट कैन आल्सो सिंथेसाइज अमाइनो एसिड, जब अमाइनो एसिड बनता है तो उसमें भी पायरुवेट यूज होता है, ठीक है। ये रिएक्शन इसका बताया हुआ है। उसके बाद पायरुवेट इन बैक्टीरिया फॉर्म्स अल्कोहल, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जो पायरुवेट है वो क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ ऐसे फेट्स हैं जो कि यूज होते हैं, पायरुवेट किस किस में कन्वर्ट होता है, किस किस रिएक्शन में यूज होता है, ये जस्ट आपने रीड करने हैं। आगे हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट प्रोसेस जो है सॉरी इसका, वो है क्रेब साइकिल, ठीक है। अब इसका दूसरा नाम क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या वो था, हमारे पास कैटाबॉलिक प्रोसेस जो ग्लाइकोलाइसिस था। अब ये क्या है, एम्फीबोलिक प्रोसेस है, मतलब इसमें एट अ टाइम एनाबॉलिज्म भी हो रही होती है और कैटाबॉलिज्म भी हो रही होती है, ठीक है, मतलब एक ब्रेकडाउन भी होती है और सिंथेसिस भी होती है। तो ये इसका मेजर डिफरेंस है। उसके बाद उसमें वो क्या था कि वो अकर होता था साइटोसोल के अंदर, लेकिन ये जो हमारे पास क्रेब साइकिल है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखें तो इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें क्या था NADH2 प्रोड्यूस हो रहा था और ATP प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें NADH2 भी होते हैं प्रोड्यूस, कितने होते हैं, 3 होते हैं, और FADH2 भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 GTP प्रोड्यूस होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल इसका होता है। तो इसमें से इसमें आपने ये भी याद रखना है कि इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है और ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आगे हम देखें तो इसमें टोटल एटीपीज कितनी बनती हैं, 12 एटीपीज प्रोड्यूस होती हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ क्रेब साइकिल, ठीक है। अच्छा, और अब इसके अलावा आप देखें इसमें स्टेप्स देखें तो इसके जो तकरीबन 6 से 7 स्टेप्स हैं। पहले इसका हम ये डायग्राम भी कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए यहाँ से, उसके बाद इसकी हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्रेब साइकिल है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, पायरुवेट से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो कि बना था कहाँ से,
ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से बना था, ठीक है। अच्छा, अब जो पायरोवेट है उसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा, कौन सा? पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये एंजाइम जो है इसके ऊपर एक्ट करेगा, और इसके अलावा इसमें कुछ और मॉलिक्यूल्स भी जो हैं वो इसकी हेल्प करते हैं। वो क्या क्या है? को एंजाइम्स, ठीक है। अब को एंजाइम्स में कुछ यहाँ पे नाम मेंशन है, ये आपने रीड कर लेनी है। उसके बाद इसमें और क्या होता है, इसमें जो NAD है ना, NAD मॉलिक्यूल, वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में, ठीक है। NADH2 में जब कन्वर्ट होगा तो हमें पता है एक NADH2 जो है वो 3 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। तो इस स्टेप में हमें 3 ATP के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, और ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटाइल को ए में, ठीक है। पहला स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंट जो है वो फर्दर रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल है वो बनता है एसिटाइल को ए, ठीक है। अब एसिटाइल को ए के साथ एक और मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होता है, ऐड होता है, वो कौन सा है? ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, और जो एसिटाइल को ए है वो 2 कार्बन का होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी आपने याद रखना है कि जो पायरुवेट है उसमें 3 कार्बन होते हैं। जब इसमें 3 कार्बन थे, एक कार्बन जो है वो इसमें रिलीज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, बाकी 2 कार्बन रह गए, ठीक है। तो इसमें क्या बन गया? एसिटाइल को ए बन गया, ठीक है। अब इसमें जब ये दोनों की एडिशन होगी तो एक और मॉलिक्यूल बनेगा नया, सिट्रेट, ठीक है। सिट्रेट जब बनेगा तो इसमें 6 कार्बन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें 2 थी और इसमें 4 थी। 4 और 2 6, तो 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनेगा, कौन सा? सिट्रेट, ठीक है। और इसमें एंजाइम आपने याद रखना है, सिट्रेट सिंथेटेज। अच्छा, आगे जो है वो सिट्रेट आगे फर्दर एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट जो है वो कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एकोनिटेज, ठीक है। ये हमारे पास एंजाइम हो गया। उसके बाद ये जस्ट आपने एंजाइम के नाम याद रखने हैं, और आगे जो जो मॉलिक्यूल बनता जाता है आपने उसके नाम याद रखने हैं बस। जैसे अब इसको 2 से 3 बार आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा पूरा साइकिल इसका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये भी याद रखना होता है स्पेसिफिकली कि किस स्टेप में जो है वो एटीपी बन रही है, किस स्टेप में एटीपी यूटिलाइज हो रही है, और किस स्टेप में जो है वो NADH2 प्रोड्यूस हो रहा होता है। बस ये आपने इसका जो है ना माइंड में रखना होता है। बाकी आपने जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो आप याद कर ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आइसोसिट्रेट से जब बनता है आगे एक और मॉलिक्यूल अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ठीक है। अब इसमें भी क्या था कि इसमें एक कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 5 कार्बन में कन्वर्ट हो गया है, जिसको हम कहते हैं अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ठीक है। और एंजाइम आपने याद करना है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक हो गया। उसके बाद इस स्टेप में भी क्या होता है कि जो NAD का मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में, और यहाँ से जो NADH2 है वो क्या बनेगा? बनाएगा 3 ATP बना देगा, ठीक है। तो 3 ATP यहाँ से बन गई और 3 ATP यहाँ से बन गई, 6 ATP होगी टोटल, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट है वो फर्दर एक और इंजाइम के जरिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सक्सिनाइल को ए में, ठीक है। सक्सिनाइल को ए में जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ से एक और जो कार्बन का मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसमें एंजाइम जो है वो कौन सा यूज होता है? अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, ठीक है। और इसमें भी क्या है? 3 ATP बनते हैं, क्योंकि इसमें NADH2 प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इसमें 3 यहाँ से हो गए, 3 यहाँ से हो गए, और 3 यहाँ से हो गए, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 9 ATP अभी तक प्रोड्यूस हो गई हैं। उसके बाद जो सक्सिनाइल को ए है वो आगे फर्दर कन्वर्ट होगा सक्सिनिक एसिड में, ठीक है। अब इसमें भी एंजाइम यूज होता है थाइकाइनेज, ये आपने याद करना है। और इसके अलावा अब इसमें एक और रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें जो मोनोसिन डाइफॉस्फेट एंजाइम होता है ना, ठीक है, सॉरी, जो मॉलिक्यूल होता है GDP, वो कन्वर्ट होता है GTP में, ठीक है। मतलब इसमें एक फॉस्फेट ऐड होगा जब, तो ये GTP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो GTP है वो क्या करता है? वो ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें एक ATP प्रोड्यूस हो रही है, मिल रही है। उसके बाद जो सक्सिनिक एसिड है वो फर्दर आगे एक और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड में, ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड में जब कन्वर्ट होगा तो इसमें ये एंजाइम एक्ट करेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और इसके अलावा अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? FADH2, ठीक है। जो FAD है इसमें फर्दर हाइड्रोजन ऐड होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FADH2 में। और ये हमने पहले पढ़ा था कि जो एक FADH2 का मॉलिक्यूल है वो 2 ATP बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ATP बन जाते हैं। उसके बाद जो फ्यूमेरिक एसिड है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एंजाइम जो है वो फ्यूमेरेज एक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो मैलिक एसिड है वो एट द एंड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सैलो एसीटेट में, ठीक है। और आगे इस तरह से पूरा साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? एक पूरा साइकिल था, क्रेब साइकिल।
ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, और अब आपने यहाँ पे ये क्या क्या याद करना है, मैंने आपको बता दिया आपने कि जो एटीपी है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ पे FADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, और कहाँ पे दो एटीपी बन रही हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम पूरी कैलकुलेशन करें तो इसका यहाँ पे भी इसका टेबल दिया होगा कि कितने कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं क्रेब्स साइकिल में। यहाँ से ये टेबल देखें तो तीन NADH2 थे। ठीक है, जब एक से तीन हो रहे हैं तो तीन से नौ हो जाएंगे, नौ एटीपी। ठीक है, उसके बाद जो FADH2 है वो एक कितने देता है, दो एटीपी देता है। ठीक है, दो एटीपी ये हो गए। उसके बाद जो एक GTP था वो हमें क्या दे रहा था, ADP से ATP को कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से भी एक एटीपी हमें मिल जाता है। तो इस तरह से टोटल जो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं क्रैब साइकिल में वो कितने होते हैं, 12 ATP प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना है। बाकी इसकी थ्योरी अगर हम देखें तो वही इसका है कि पहले आपने रिएक्शन का नाम लिखना है, उस रिएक्शन के नाम लिखने के बाद आपने हेडिंग देने के बाद आगे फर्दर आपने वही लिख देना है कि इसमें क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, कौन कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, कितनी एटीपीज प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने NADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया है क्रैब साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसका अगला प्रोसेस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ये दो जो आज हमने पढ़े ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर के, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल। ठीक है, ये आपने अच्छे से करने हैं। पहले आपने जो इसकी डायग्राम है उसको समझना है। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 बार। उसके बाद जब आप इसको पूरा कर लेंगे तो आपको जो है वो थ्योरी में लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमें डिफरेंस याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या डिफरेंस है और जो क्रेब साइकिल है दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, कितनी एटीपीज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और कैटाबॉलिक कौन सा है, एनाबॉलिक कौन सा है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया आपने वैसे वैसे इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ आपको समझ ना आए तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।